हेलो स्टूडेंट्स। आज हम द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज पीपल? व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? पहले ही पेज पर आप देखेंगे तो कई सारे म्यूजिशियंस की पिक्चर्स लगी हुई हैं। वैसे ये आपका वर्क है कि आप इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए कि हु दे आर एंड विच इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। और यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो रिनोन शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खां की फोटो है। ही इज अ लेजेंड। नाउ विल स्टार्ट रीडिंग द लेसन। Think of the Shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be you, Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro playing this instrument. कभी भी आप कोई शादी ब्याह की बात करिए या कोई भी ऐसा मिलते जुलते ओकेजन की, तो आप शहनाई की जब बात करते हैं कि उस पर जब शहनाई बजती है, तो आप जब शहनाई की याद करते हैं तो उसके बाद आपको तुरंत ही शहनाई के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम याद आता है। द शहनाई मेस्ट्रो, शहनाई वादक, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. The writer of the chapter says here कि एम्परर औरंगजेब, फेमस मुगल एम्परर हुए थे औरंगजेब, उनके टाइम की बात हो रही है कि उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड पुंगी। पुंगी जिसका नाम था, बहुत ही थोड़ा फनी लग रहा है पुंगी, बट यस इट वाज द नेम ऑफ सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी। उसे बैन कर दिया था क्योंकि वो श्रिल, श्रिल ऐसी चीज होती है विच यू डिसलाइक, जो आपको पसंद नहीं आएगी, अनप्लेजेंट, विच यू वोंट लाइक, ऐसा साउंड निकालती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम। जेनरिक नेम जो होता है वो साइंटिफिक नेम होता है। एग्जाम्पल के लिए आप जेनरिक नेम को ऐसे ले सकते हैं जैसे कि पैरासिटामोल इज अ जेनरिक नेम। और पैरासिटामोल कई ब्रांड्स के नेम से आती है, जैसे कैल्पॉल हो गई, कॉम्बीफ्लेम हो गई, क्रोसिन हो गई। ठीक है, तो पैरासिटामोल एक जेनरिक नेम है और वो कई ब्रांड से आ सकती है। तो ऐसे ही पुंगी भी एक जेनरिक नेम है। रीडेड नॉइज मेकर्स, रीडेड जो है, रीडेड देखो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है विंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो विंड की हेल्प से बजाए जाते हैं। देखो ना, मतलब कि जो शहनाई होती है या बांसुरी होती है, वो सब मुंह से जो विंड, जो हवा निकलती है, उससे हेल्प से बजाई जाती है। इस पे लिखा हुआ है, देखिए, विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट, ऑल दीज। तो नॉइज मेकर्स, इनको नॉइज मेकर्स बोलते थे उस टाइम पे पुंगी के सेक्शन में जो जो आते थे। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि व्हेन दे विल बी रिवाइव्ड। रिवाइव मीन्स ब्रॉट बैक टू लाइफ, यानी कि जिनको दोबारा जीवन मिलेगा, दोबारा वो कभी अच्छे हो सकेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेंगे। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that is longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, its closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. यानी एक बार्बर थे, बहुत ही प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से। उन्होंने, वो किसी तरह से रॉयल पैलेस में जाते आते थे या उनकी वहाँ एक्सेस थी, पहुँच पाते थे, तो उन्होंने पुंगी की टोनल क्वालिटी को, यानी कि उसका जो म्यूजिक परफॉर्मेंस की जो टोनल क्वालिटी थी, उसको सुधारने की कोशिश करी। उन्होंने एक पाइप लिया जो विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, यानी कि जो उसका स्टेम होता था वो हॉलो होता था। हॉलो मीन होता है एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, जो अंदर से खाली हो। जैसे आप शहनाई अगर आपने नहीं भी देखी तो आप बांसुरी से उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बांसुरी का स्टेम होता है, जो गोल गोल सी डंडी होती है, उसके अंदर वो एम्प्टी होती है। उसमें उन्होंने 7 होल्स बनाए, ठीक है, और उससे कभी बंद करके कभी खोल करके इन 7 होल्स पर वो उसे बजाते थे। और उस तरह से कोई ट्यूनिंग ऐसी बैठी कि किसी होल को बंद करने से या किसी होल को खोलने से
सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुआ। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named the Shehnai. अब आप जैसा कि जानते हैं कि जब ये रॉयल्टी यानी कि राजाओं के सामने रॉयल दरबार में शाह दरबार में ये प्रेजेंट किया गया तो सभी को इसका म्यूजिक इसका साउंड पसंद आया। क्योंकि पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट था, अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। तो जैसे कि स्टोरी जाती है तो इसका नाम कैसे पड़ा, इसको एक नया नाम मिला, शाह चैम्बर्स यानी कि शाही दरबार में पेश किया गया था तो शह नाम आया। और प्लेड इट वाज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, ठीक है, तो वो बाद में नाई तो शहनाई ऐसे इसका नाम शहनाई पड़ा। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और इस तरह से शहनाई को जो साउंड है वो बहुत ही ऑस्पिशियस, गुड ओमेन, अच्छा, फॉर्चुनेट माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इस तरह से वो मंदिरों के लिए एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट यानी मैंडेटरी, नेसेसरी या बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाने लगा और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में भी। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. शहनाई जो है वो नौबत का भी एक पार्ट था। नौबत इज एन उर्दू वर्ड। इट इज अ ग्रुप ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, शहनाई वाज वन ऑफ देम। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और उस समय तक वह सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही यूज किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और मतलब कि उस टाइम तक वो खाली टेम्पल्स और वेडिंग्स पे ही यूज होता था, लेकिन इसको क्लासिकल स्टेज तक लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. Now from here we begin to read the story of Ustad Bismillah Khan. 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते रहते थे नियर अ पोन्ड इन एन, जो एक एंशियंट स्टेट था डुमराव, एंशियंट मीन्स ओल्ड, डुमराव इज अ नेम, इट इज अ नेम ऑफ अ स्टेट विच वॉज इन बिहार। बिहार में डुमराव एक जगह थी, वहां पर ये तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita. नाउ अभी यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको नोटिसेबल है, विच इज नोटिसेबल हियर। यू कैन सी ऑल्दो ही वाज अ मुस्लिम, yet he used to go to the Bihariji temple regularly and he used to sing Bhojpuri Chaita songs. So it is very unusual nowadays, but it was very usual because that time वो जो communal harmony वाली चीज थी वो बहुत ही ज्यादा थी, इससे हमें ये भी मैसेज मिलता है। And at the end which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। बिहारी जी टेम्पल में जाते थे और भोजपुरी चैता गाया करते थे, और जब वो खत्म होता था सॉन्ग तब वहां पर एक लड्डू मिलता था 1.25 किलो का, जो कि वहां के लोकल महाराजा थे वो उन्हें देते थे। This happened 80 years ago, and the little boy was traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब वो 5 साल के थे तब वो वहाँ के लोकल महाराजा से 1.25 किलो का लड्डू प्राइज में पाते थे, और वो ट्रैवल करके वो पूरी जर्नी क्रॉस करके आए और फिर उन्हें आफ्टर 80 इयर्स भारत का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वह उन्हें मिला। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था और वो बिहार की एक बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। His grandfather Rasool Bak Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court.
उनके जो ग्रैंडफादर थे वो रसूल बख्श खान थे, जो कि भोजपुर के राजा के दरबार में एक शहनाई वादक हुआ करते थे। His father, Pigambar Baksh, and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके पिताजी पैगंबर बख्श थे और अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, ये साइड में देखिए लिखी हुई है इसकी मीनिंग। पैटर्नल एंसेस्टर्स का मीन होता है एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, यानी कि फादर के साइड के जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं वो। तो यहाँ पर एज ए लीनिएज ऑफ हिज फादर्स साइड वो भी शहनाई बजाने में इंटरेस्टेड थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक early in life. The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shahnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the Shahnai. अब इस तरह से जो छोटा बच्चा था उसकी लाइफ में बहुत ही अर्ली लाइफ से ही म्यूजिक आ गया था और खाली 3 साल के थे जब वो उनकी माता जी उनको वाराणसी में, जो अभी वाराणसी बनारस में अपने अंकल के घर ले जाया करती थी। बिस्मिल्लाह उन्हें देख करके बहुत ही फैसिनेटेड होते थे, अट्रैक्टेड होते थे, खुश होते थे जब वो शहनाई बजाया करते थे उनके मामा जी। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और फिर बहुत ही जल्दी बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल अली बख्श को के साथ जाना शुरू कर दिया विष्णु टेम्पल बनारस में, जहाँ पर अली बख्श जो थे वो शहनाई प्ले किया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां वहाँ पर अट्रैक्टेड एकदम उनके जो शहनाई बजाते थे उसके जादू में खोए हुए ऑन एंड, मतलब कि एंड का वेट करते थे और तब तक वो उसमें खोए रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और फिर धीरे धीरे उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और वर्षों तक, कई वर्ष तक बालाजी के टेम्पल में, मंगल मैया के मंदिर में और गंगा जी के किनारे पर अप्रेंटिस मतलब अ पर्सन हु इज अंडर ट्रेनिंग लेते थे। फेवरेट हॉर्न्स, उनके फेवरेट प्लेस होते थे उस अप्रेंटिस के, यानी कि जो नए सीखने वाले यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी के फेवरेट हॉर्न्स होते थे, प्लेसेस होते थे वेयर यू लाइक टू कम हॉर्न, जहाँ पर वो अकेले में प्रैक्टिस किया करते थे। सॉलिट्यूड बीइंग अलोन, अकेले में प्रैक्टिस किया करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shahnai. बहती हुई गंगा से इंस्पायर होकर के उन्होंने ऐसे साउंड, ऐसे म्यूजिक उस शहनाई से निकाले जो उस समय तक लोग ये सोच भी नहीं पाते थे कि शहनाई से ऐसे साउंड निकाले जा सकते हैं। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Sayyid Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shahnai player on radio. 14 वर्ष के थे जब बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद की एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए और रिसाइटल मीन्स परफॉर्मेंस, जब परफॉर्मेंस खत्म हुई तो वहां पे उस्ताद सैयद खान ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि अगर तुम ऐसे ही कठिन परिश्रम करते रहे तो तुम एक दिन अपना नाम कमाओगे। एंड एक दिन ऐसा आया जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में खुला। ऑल इंडिया रेडियो इज द रेडियो स्टेशन, आप सभी लोग वाकिफ होंगे इससे। इस तरह और ऑल इंडिया रेडियो के आने से बिस्मिल्लाह को भी एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला कि वो बहुत ही जल्दी रेडियो पर शहनाई प्लेयर के रूप में सुने जाने लगे, बहुत ही जाना माना नाम हो गए थे शहनाई प्लेयर के नाम से। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तब बिस्मिल्लाह खां पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने शहनाई से एंटायर नेशन को ग्रीट किया था। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग हिम अ लेजेंड। और वो भी ही poured his art
out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Triumph with Destiny speech. वो भी ऐसी पब्लिक के सामने जो बहुत ही मेमोरेबल है, यानी कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने उन्होंने राग काफी को गाया रेड फोर्ट से, जिसको सुनकर के सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। और उसके बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी फेमस स्पीच ट्राइब्स विद डेस्टिनी दी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. बिस्मिल्लाह खां की ऐसे ही फिर बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज रही भारत में भी और भारत से बाहर भी। इनकी पहली ट्रिप जो थी वो भारत से बाहर की, वो अफगानिस्तान में थी, जहाँ के राजा किंग जाहिर शाह ने इतने ज्यादा ही वो सो टेकन, इट मीन्स ही लाइक्ड हिम सो मच और ही वाज सो अट्रैक्टेड बाय बिस्मिल्लाह खां कि उन्होंने उन्हें बहुत ही प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट की, बहुत सारे सवेनियर्स थे। सवेनियर्स की देखिए, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। जब कोई किसी की मेमोरी में कोई चीज देता है तो उन्हें सवेनियर्स बोलते हैं। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. तो सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही नहीं, बहुत सारे लोग थे जो बिस्मिल्लाह जी की म्यूजिक से फैसिनेटेड थे, अट्रैक्टेड थे, बहुत पसंद करते थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, जिन्होंने जब इनकी म्यूजिक सुनी एक फेस्टिवल में, तब उन्होंने अपनी एक पिक्चर, एक मूवी, एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम उन्होंने इनकी शहनाई पर ही गूंज उठी शहनाई रखा था। The film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chartbuster. फिल्म एक बहुत बड़ी हिट रही थी और उसके लिए बिस्मिल्लाह खान जी ने एक कॉम्पोजिशन भी किया था विच टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, यानी कि जो रिकॉर्ड ब्रेकर हुआ था एक गाना, दिल का खिलौना है टूट गया। यू मस्ट लिसन दिस सॉन्ग स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ये सॉन्ग सुनिएगा, आप खुश हो जाएंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivasa's Kannada venture Sanadhi Appanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. Emphasis मतलब जो कोई चीज पे बहुत ही आपको स्ट्रेस ले करना होता है तो फिर उसे emphasis बोलते हैं। सेल्यूलाइट वर्ड, सेल्यूलाइट मीन्स ये जो ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स है कि इतना ज़्यादा सक्सेस होने के बावजूद भी ये जो मूवी और ये जो सॉन्ग था वो चार्ट बस्टर हुआ था, फिर भी बिस्मिल्लाह खान के फिल्म म्यूजिक में, अगर हम म्यूजिक में देखें, अगर फिल्मी म्यूजिक में देखें तो खाली वो सिर्फ 2 पिक्चर्स तक ही लिमिटेड रह गए थे। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई बॉलीवुड में थी एंड विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर थी, एक कन्नड़ पिक्चर थी सनादि अपन्ना। इन्होंने खाली 2 ही ये मूवीज थी जिनमें अपना म्यूजिक दिया। तो इस पर जब बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि मैं जो फिल्म जगत का ग्लैमर और आर्टिफिशियलिटी है उससे मैं पूरी तरह से तारतम्यता स्थापित नहीं कर पाता हूँ, जिस वजह से मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन बहुत जल्दी आते हैं और बहुत तेजी से आते हैं। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal in Australia, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosiki Ustad बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान इस तरह से बहुत ही फेमस हो गए और पहले इंडियन थे जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बुलाया गया। उन्होंने एक वर्ल्ड एक्सपोजिशन थी मॉन्ट्रियल जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उसमें पार्टिसिपेट किया, कांस आर्ट फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया और ओसाका ट्रेड फेयर में भी।
और इतने ज़्यादा वो इंटरनेशनली फेमस हो गए कि तेहरान, जो कि ईरान में है, वहाँ पर एक ऑडिटोरियम का नाम उनके ऊपर रखा गया, तहार मुर्सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. इस तरह से उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड मिले। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. और 2001 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी उन्हें प्रदान किया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." कोवेटेड मतलब मच डिजायर्ड। जब वो बहुत खुश थे और इस अवार्ड को अपने सीने से लगा करके उनकी आंखें चमक रही थी, ग्लिंटिंग, शाइनिंग, तब उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, क्योंकि ये भारत की सबसे ज्यादा समृद्ध परंपरा है और अब तो वेस्ट से लोग भी अपने बच्चों को म्यूजिक सिखा रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumarao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. मतलब he was so rooted कि पूरी दुनिया का, पूरे संसार का उन्होंने ट्रैवल किया था, लेकिन फिर भी उनके दो जगह यानी बनारस जहाँ पर उन्होंने म्यूजिक सीखा था और डुमराव विच वॉज हिज बर्थ प्लेस, वो इन दो जगह के बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड थे, बहुत ज़्यादा ही शौकीन थे। उनको इन दो जगहों के अलावा और भी जगहें थी जहाँ वो घूमे थे, लेकिन ये दोनों से उनका अलग ही लगाव था। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later, he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique matha of Dumrao." एक स्टूडेंट था जिसने यूएसए में उन्हें एक शहनाई स्कूल हेड करने के लिए भी बोला और उसने ये प्रॉमिस भी किया कि वो बनारस का ही पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ रेप्लिकेट कर देगा, मीन्स कॉपी कर देगा। तो खान साहब ने कहा कि हाँ, क्या तुम गंगा को भी यहाँ ट्रांसपोर्ट करके ले आओगे? इस तरह से वो जब भी कभी किसी फॉरेन कंट्री के बारे में बात करते थे तो वो कहते थे कि नहीं, मैं हमेशा यर्न करता हूँ, लॉन्ग करता हूँ, या मेरी डिजायर रहती है कि मैं हिंदुस्तान को देखूं, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव का मट्ठा याद करता हूँ। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. अगर हम देखें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की जो एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक सभ्यता है, परंपरा है उसकी, जो ये बिल्कुल आराम से ये एक्सेप्ट करती है कि एक डिवाउट मुस्लिम, एक स्ट्रिक्ट मुस्लिम हु फॉलोज ऑल द माउंटेन लॉज कैसे बहुत ही नेचुरली काशी विश्वनाथ टेम्पल में रोज सुबह शहनाई बजाते हैं। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की अवस्था में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हम सब लोगों को एक बहुत ही लंबी बीमारी के तहत छोड़ के चले गए। उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें राष्ट्रीय मॉर्निंग भी, नेशनल मॉर्निंग भी एक दिन के लिए प्रदान करी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।